प्रणाम साधको। एक सवाल आ रहा था मेरे दिमाग में एक्चुअली पिछले 2-3 दिनों से, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछती हूँ कि जो हमारी पास्ट लाइफ है, जो हम जी चुके हैं अभी तक, उसका क्या हमारी जो आज हमारी वर्तमान की जो हमारी लाइफ है उस पर कुछ फर्क पड़ता है? क्योंकि अक्सर देखिए कई बार ऐसे सुनने को देखने को, और कई बार हमारे बहुत क्लोज में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका क्या रीज़न है उन्हें आज तक नहीं क्लियर है। जैसे समटाइम होता है ना कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ उन्हें किसी तरह का सफोकेशन फील होता है, कुछ ऐसे फियर्स हैं जिनका रीज़न उन्हें नोन नहीं है। इनफैक्ट मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे सफोकेशन फील होता है। मैं मतलब एक फोबिया है दिमाग के किसी कोने में कि अगर ज़्यादा लोग हैं या कोई क्राउडेड प्लेस है या कोई बंद सी जगह है तो वहाँ मुझे जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम फील होती है। मैं उसका रीज़न, वो डिफरेंट फोबियाज होते हैं कि लिफ्ट से डर है, बंद जगह से डर है, आग से, हाइट से। इवन कई बार ऐसा होता है ना कि एक अननोन सपना आ रहा है जिसके डर की वजह से कई बार लोग घबरा के उठ जाते हैं, या मतलब कई बार तो ऐसी सिचुएशन होती है जिसका ना पास्ट में कोई वो है ना प्रेजेंट में ही हो। जैसे मतलब अगर मुझे भीड़ से डर लगता है, मेरे साथ आज तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई जहाँ भीड़ की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हुई हो, बट स्टिल मेरे को एक फील आता है कि मतलब मुझे नहीं जाना है। ऐसे ही मतलब कई लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं कि डिफरेंट चीज़ों से उन्हें डर लगता है और वो उस जगह को नहीं देखना जाना पसंद करते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों का कोई कनेक्शन हमारे पास्ट से है, और क्या उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं? बिल्कुल, ये हो सकता है आपका या किसी का भी जो इस तरीके के फोबियाज़ हैं या कोई मेंटल ट्रॉमा है, स्ट्रेस है। तो ये आजकल तो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं। पिछले कुछ टाइम से देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सेरेनिटी सरेंडर, तो वो इस पर कर रही है रिसर्च कि एंड दे स्पेसिफिकली कॉल्ड इट पास्ट लाइफ हीलिंग थेरेपी काइंड ऑफ थिंग, कि हम वहाँ पर जाकर करेक्ट कर सकें। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनका आंसर मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। डॉक्टर्स गिव सम मेडिसिन ट्रीटमेंट्स, एंड जब वो नहीं होता तो कहते हैं कि यार दे पुट सम रिपोर्ट्स, एक्सरेज, MRIs एंड ऑल थिंग्स, यार देखिए ये तो सब सही है, अब आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वी कांट से, मतलब दे आर नॉट, उसका आंसर मेडिकल साइंस के पास है नहीं। सो ये जो है रिलेशन आपकी इसी लाइफ में हो सकता है, ऐसा कोई इंसिडेंस जो बहुत अर्ली चाइल्डहुड में हुआ हो और बाय दैट टाइम आपने होश नहीं संभाला था, आपकी मेमोरी उतनी रिटेंड नहीं थी, तो आपको याद नहीं है वो कि उस घटना का फ़र्क पड़ रहा है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। एंड दैट मे बी अ रिलेशन विद द पास्ट लाइफ एज वेल। तो इस पर बड़ा फेमस वर्क है दो डॉक्टर्स का। सो देयर इज डॉक्टर ब्रायन एल्विस हु इज स्टिल अलाइव, एंड देयर इज डॉक्टर माइकल न्यूटन हु इज नो मोर नाउ। आई थिंक माइकल न्यूटन के बारे में गुरुदेव की कई सारी किताबों में रेफरेंस है। गुरुदेव ने अलग अलग जहाँ से भी जिसने भी कुछ किया है तो हमेशा उन्होंने उनका उद्धरण लिया है, एंड ही ऑलवेज गिव क्रेडिट एंड रेफरेंसेस टू द पर्सन पीपल हु हैव एक्चुअली डिड दैट वर्क। माइकल न्यूटन 1931 से 2016 तक रहे हैं। सो रिसेंट पास्ट में ही हैज़ लेफ्ट हिज बॉडी। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन ने इंटेंशनली हिप्नोथेरेपी पे काम किया है। सो उनका जो वर्क है वो कई सारी बुक्स में है, जिनमें से बड़ी फेमस बुक्स हैं जर्नी ऑफ सोल, डेस्टिनी ऑफ सोल एंड लाइफ बिटवीन लाइफ्स, राइट। तो उन्होंने इस तरह से लोगों को हिप्नोटाइज करके हिप्नोटिज्म में पास्ट लाइफ में ले जाकर इंटेंशनली किया। और डॉक्टर ब्रायन एल्विस ने इंटेंशनली नहीं किया। उन्होंने एक बुक लिखी है, मेनी लाइफ्स मेनी मास्टर्स,
एंड वो भी करते थे क्योंकि ही वॉज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री इन मियामी। तो हॉस्पिटल ऑफ मियामी में यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में पहले वो अपॉइंट हुए एज ए फैकल्टी, फिर एचओडी बने, फिर उन्होंने नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड जीता और काफ़ी सारे अवार्ड जीते, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। सो वो अपने एक पेशेंट का उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस लिखा है, दैट वाज मिस कैथरीन। सो एंड पूरा प्रेफेस उन्होंने 4-5 पेज का तो प्रेफेस लिखा है केवल, कि ये बुक मैंने क्यों लिखी, कैसे लिखी। तो ही सेड, उसी में ये पूरा बताते हैं कि मैंने यहाँ से अपनी डिग्री ली, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में मैं अपॉइंट हुआ, मैं एचओडी बना, साइकेट्री का वो बना, सारा चीज़ें, सारा कुछ हुआ। एंड वो कहते हैं कि वन डे माई लाइफ चेंज्ड, और मुझे ये पता नहीं था कि ऐसा होगा कैथरीन से मिलने के बाद। एंड ही सेड, लेकिन जो कुछ हुआ उसको मेडिकल साइंस आसानी से मानेगी नहीं। तो इट टुक मी 4 years टू राइट दैट बुक। और 4 साल उनको इसलिए नहीं लगे कि वो बुक को लिखने में टाइम लगा। ही सेड इट टुक मी 4 years टू गेन दैट करेज कि मैं ये बुक लिख पाऊं। क्यों करेज? कि मेरे करियर पे इसका क्या एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा कि मैंने ऐसी किताब लिख दी। क्योंकि वही जो बात बार बार मैं कहता हूं, गुरुदेव ने भी लिखा है कि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ फील की जा सकती है, इसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। ऑल्दो उनके पास ऑडियो टेप्स वगैरह हैं अपने पेशेंट के सारे, क्योंकि उसके बेसिस पे ही सेड कि मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है सिवाय कैथरीन के नाम के, थोड़ा सा नाम बदला है, कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर करे, अदरवाइज और कुछ मैंने नहीं बदला है। मैंने सीधे सीधे बोले तो एक दिन मैं अपना नहा रहा था और मुझे अचानक ये बात समझ में आई कि यार जो कुछ मैंने जाना है, कैथरीन के माध्यम से मैंने जाना, मेरे माध्यम से दुनिया जाने, तो ये जानने का हक है लोगों को, जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा, जब करेज की बात आई तो मुझे अपने दादाजी की हमेशा बात आई, जब भी मैं उनसे कहता था कि मुझे किसी चीज़ को लेके रिस्क लग रहा है, डर लग रहा है, तो बोले, वो अपनी चिर परिचित अंदाज में कहते थे, व्हाट द हेल, है ना। बोले मुझे वही याद आया, व्हाट द हेल, जो होगा देखा जाएगा, मैं लिख डालता हूँ। मैंने बोले मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ, जो मुझे पता चला वही तो मैं लिख रहा हूँ। बोले मैं आया सीधे, मैंने वो टेप्स निकाले, क्योंकि फॉरेन में ये पूरा वो होता है कि हमेशा दे रिकॉर्ड एवरीथिंग, जो भी उनका पेशेंट से बातचीत हो रही होती है, तो उसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि वहाँ पे इंश्योरेंस होता है, तो फिर वो मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट करके पूरी चीज़ें जाती हैं, तो एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड। तो वो जो कुछ भी डिस्कशन अपने पेशेंट के साथ करते हैं, दे ऑलवेज रिकॉर्ड एवरीथिंग। तो वो रिकॉर्डेड टेप्स थे उनके पास, क्योंकि अब इतनी चीज़ें एकदम से ध्यान रहेंगी, तो उन्होंने वर्ड बाई वर्ड वैसे ही लिखा है, बिल्कुल। 175 पेज की बुक है, मेनी लाइफ्स मेनी मास्टर्स। तो वो कहते हैं कि कैथरीन एक दिन मेरे ऑफिस में आई और वो चक्कर काट रही थी कॉरिडोर में, मतलब यहाँ तक तो वो आ गई थी, लेकिन उसको ये डर लग रहा था कि अपॉइंटमेंट लूँ नहीं लूँ, मतलब इतने के बाद भी वो डर रही थी। मतलब मैं बाहर निकला और मैंने उससे बात की, थोड़ा कंफर्टेबल किया, हमने हाथ मिलाया। तो अब ये भी क्यों निकले, उसका भी कारण था, क्योंकि कैथरीन के जानने वाले एक डॉक्टर फ्रैंक थे उसी यूनिवर्सिटी में। तो डॉक्टर फ्रैंक ने देखा कि कैथरीन की हालत बिगड़ती चली जा रही थी डे बाई डे। कैथरीन को प्रॉब्लम क्या था? स्ट्रेस था, ट्रॉमा था, मेंटल ट्रॉमा था, को पानी से डर लगता था, उसको 2 अजीब अजीब सपने आते थे। एक में तो वो था कि वो एक ब्रिज पे जा रही है, ब्रिज कोलैप्स करता है, उसकी कार नीचे पानी में चली जाती है, वो डूब रही है, ये सपना आता था। एक में और ऐसे ही डूबने का सपना आता था। तो ये सब स्थितियाँ उसकी बिगड़ती चली जा रही थी, अटैक्स पड़ रहे थे वो सारे। तो एक दिन वो डॉक्टर फ्रैंक जो थे, उस सड़क से जा रहे थे और वो सर्जन थे, तो उन्होंने अपनी कार का शीशा नीचे किया, उन्होंने देखा कि कैथरीन जा रही है दूसरी साइड से अपनी गाड़ी में घर की तरफ। उन्होंने शीशा नीचे किया, उन्होंने कहा कि कैथरीन यू मस्ट सी डॉक्टर वेस, इट्स अर्जेंट। उन्होंने उसकी स्थिति देख के कहा। तो उन्होंने कहा इवन डॉक्टर फ्रैंक भी ये कहते हैं कि मैंने ऐसा कैसे किया, मुझे भी समझ में नहीं आता, बिकॉज सर्जन ऐसे सड़क पे चिल्लाते नहीं हैं, और वो बाकी तो उन्होंने चिल्ला के बोला। तो बोले कि मतलब कुछ मुझे लगा कि भाई मुझे तुरंत कहना चाहिए, डेस्टिनी होती है, हर चीज़ में होती है। तो वो आई, आने के बाद भी आ नहीं पा रही थी। तो बोले हमारा जो नॉर्मल बुक्स में जो ट्रीटमेंट लिखा होता है उससे मैंने शुरू किया कि भाई पीछे की लाइफ में चलो, चाइल्डहुड से शुरू करो, बताओ, सारा कुछ उसने बताना शुरू किया। तो एक वो इवेंट थोड़ा सा बता पाई कि जब वो 5 साल की थी तो उसको किसी ने ये जो आपका
स्विमिंग पूल में डाइविंग बोर्ड होता है, उससे धक्का दे दिया था और वो पानी में डूब रही थी। बट उसने कहा कि लेकिन मुझे उससे पहले से डर था, तो इसलिए आई एम नॉट श्योर कि इसका रिलेशन है, मुझे पानी से डर उससे पहले से ही लगता था। कितने साल की थी वो जब इनके पास आई 27, सो 27 साल की उम्र में वो इनके पास आई है। और तो फिर उसने और बताया कि उसके फादर जो हैं वो अल्कोहलिक अब्यूज़ थे, उसकी मदर जो हैं उनको कुछ, जब ये 12-12 साल की थी तो कुछ ऐसी मेंटल प्रॉब्लम हुई कि आप ये कह सकते हैं कि उनकी फैमिली की भी एक अच्छी हाँ, खासी नहीं शॉक वॉक दिया गया, वो सही हो गई फिर ये वो, बट ही कुड नॉट रिलेट कि इसका कुछ ऐसा रिलेशन है। एक थोड़ा सा वो आया तो उन्होंने कहा कि भाई एज पर साइकियाट्रिस्ट और जो बुक ट्रीटमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रैंकुलाइजर्स देने में और जो एंटी डिप्रेशन पिल्स हैं वो देने में वो नहीं करता। मैंने थोड़ा सा दी भी, सारा कुछ किया, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। तो बोले कि 18 महीने के ट्रीटमेंट के बाद जब उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा कैथरीन के ऊपर, 18 मंथ्स, 1.5 साल उनको लगा, वो अपना सारे ट्रीटमेंट उन्होंने कर डाले, कोई असर नहीं पड़ा। तो बोले कि मैंने एक बार कैथरीन से कहा कि हम हिप्नोटिज्म का सहारा लेते हैं, हो सकता है कि शायद तुम कुछ रिकॉल नहीं कर पा रही हो और वो उसमें निकल के आ जाए, मतलब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में हो और वो तुम रिकॉल नहीं कर पा रही हो, जिसकी वजह से वो, अगर वो निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये ट्रीटमेंट किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन हुआ ये कि वो कैथरीन के बॉयफ्रेंड थे स्टुअर्ट, उनके साथ में गई कुछ अपना कोई एग्जीबिशन वगैरह देखने, इजिप्शियन आर्टिफैक्ट की वो बड़ी वो थी। इजिप्शियन आर्टिफैक्ट जब वहाँ पे गाइड इनको दिखा रहे थे सारे, तो एक जगह गाइड कुछ बता रहे थे, इन्होंने गाइड को करेक्ट किया पब्लिकली, एंड गाइड सेड हाँ हाँ ये ऐसा ही है। बोले नाउ द क्वेश्चन वाज कि मुझे ये बात कैसे पता, मतलब कैथरीन को ये लगा कि मुझे ये बात कैसे पता, और सबको ये लगा और उनके बॉयफ्रेंड को भी लगा कि इस लाइफ में उनका उससे कोई लेना देना नहीं था कि वो गाइड को पब्लिकली करेक्ट कर पाए, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए। अब ये वापस आई, उन्होंने कहा कि भाई कुछ है, सो अब हम कर सकते हैं। तो ये गए पास्ट लाइफ में, सॉरी हिप्नोटिज्म में गए। तो हिप्नोटिज्म में अभी तक जाने में इनका कोई पास्ट लाइफ में ले जाने का कोई पर्पज़ नहीं है। इनका पर्पज़ है कि बचपन में कहीं कुछ ऐसा हुआ हो जिसका भी रिलेशन इनके ट्रॉमा से, इससे सबसे है, और ये जो डूबने वाली ड्रॉनिंग वाली जो हरकत है इससे है, तो वो काम हम निकाल दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने उनको लिटाया वाइट काउच पे, फिर वो पूरा अपना एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने बोला वाइट लाइट देखो, बॉडी रिलैक्स करो, सारा कुछ करो, मतलब जो प्रोसेस है हिप्नोटिज्म की पूरा उन्होंने किया। उनको बोला उनको 20 मिनट करीब लगे। वो कहते हैं कि ट्रांस स्टेट में जाने, तो जिसको हम समाधि कहते हैं यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड ट्रांस। तो हिप्नोटिज्म इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रांस, दैट इज समाधि। हिप्नोटिज्म में भी आप समाधि में हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने उसमें कई बार लिखा है कि वो ट्रांस की स्थिति में अक्सर चले जाया करते थे बिना किसी वजह, वो खुद से जाते थे, राइट। और लेकिन यहाँ पे हिप्नोटिज्म में बस यही है कि ये गाइडेड होता है। सो की मानता हिप्नोटिज्म भी ये मानता है ट्रांस ही है, समाधि है। तो वो, क्योंकि वो आदमी समाधि में है, बट वो आपको सुन सकता है और किसी को नहीं सुन सकता, आपको सुन सकता है और आपके जवाब भी दे रहा है, इतना डिफरेंस है। समाधि वाला किसी को नहीं सुन रहा है, किसी का जवाब भी नहीं दे रहा है, पूरा मतलब फुल्ली डिस्कनेक्टेड थ्रू द आउटर वर्ल्ड। साइंस भी इस चीज को एग्री करता है कि मतलब आप समाधि की में जाते हैं और जाकर आप पीछे जा सकते हैं और वो चीजें निकाल सकते हैं जो आपके कॉन्शियस माइंड को याद नहीं है। तो इसी पे वो हिप्नोटिज्म थेरेपी जो है, माइकल न्यूटन का भी यही वर्क है, उनका इंटेंशनल वर्क है, इनका भी वर्क है हिप्नोटिज्म थेरेपी पे। उनका इंटेंशनल वर्क है पास्ट लाइफ में ले जाने का, इनका इंटेंशनल नहीं है। इनसे ये हुआ है, अभी आगे चलते हैं तो देखते हैं इनसे कैसे हुआ। तो ही सेड कि ठीक है तुम जाओ 5 साल, तो 5 साल की उम्र में उसने वही बताया कि मुझे डाइविंग बोर्ड से धक्का दे दिया, मैं डूब रही हूँ, ऐसा वैसा सारा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने लगा कि यार इससे कुछ ऐसा हो नहीं पाया, फिर और पीछे ले गए उनका, और पीछे जाओ, उनका 3 साल की उम्र में। तो उनका 3 साल की उम्र में उसके फादर आते हैं, कमरे में अंधेरा है, वो उसकी पीठ को रब करते हैं, कुछ करते हैं, और वो अचानक जो है सांसें वासें उसकी उखड़ने लगती है। तो वो कहते हैं नो दैट इज ओके, नाउ यू आर ऑन दिस बेड रेस्टिंग एंड ऑल, और पीछे जाओ। 2 साल की उम्र में जाती है, लेकिन फिर कुछ याद नहीं कर पाती है। तो नहीं सॉरी, ये कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि शायद वो 2 साल की 1 साल की उम्र में जाए, वहाँ जाए, बट वो अचानक से मामला चेंज हो जाता है। वो कहती है कि मैं खड़ी हूँ। वो कहते हैं 3 साल से पीछे जाएगी, खड़ी कैसे है? उन्होंने कहा इट्स अ लॉन्ग गाउन, मैंने एक लंबा गाउन पहन रखा है। तो बोले अब
ये मेरे लिए बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था, मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, मैं क्या करूं क्या नहीं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, आई एम आउट। बोले फिर मैंने पूछना शुरू किया कि कहाँ हो तुमने, कहा सामने एक बिल्डिंग है। तो उन्होंने कहा और, तो फिर बोले कि अब मुझे डाउट हुआ पहली बार, ये खड़ी है, लंबा गाउन पहन रखा है, तो साल इन्होंने भर का कहा बच्चा हाँ ऐसे हो कैसे? कितनी बड़ी तुम, वो न ये ईयर कौन सा है। तो उसने आसपास कहीं देखा तो शायद दैट वाज 1863। मैंने कहा ओ, अब इनका माथा जो है घूमा यार, ये तो पीछे चली गई है, और इनके लिए कोई इसका एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो ही सेड कि तुम कितनी बड़ी हो, तुम कितने साल की हो। तो उन्होंने कहा 18 ईयर्स। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा और आगे चलो। तो इन्हें अब लगा कि यार अब करूं क्या, मतलब इनकी प्रॉब्लम ये कि बोले मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं एक ऐसे आदमी को इंटरव्यू करने का कि उससे मैं क्या क्वेश्चन पूछूं जो अपनी पिछली लाइफ में चला गया है, और दूसरा ये भी डर कि मैं उसे वापस ला पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। बोले मैं तो हिप्नोटिज्म करता था, अपनी इसी लाइफ का करता था कि भाई कुछ निकाल लें और वो माइंड से वो निकल गया, खत्म। ये तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने तभी इन्होंने लिखा है अपनी बुक में कि मेरी लाइफ चेंज हो गई, मैं वो नहीं रहा जो पहले था, मेरा तो पूरा बिलीफ सिस्टम सारा चेंज हो गया एकदम। तो उन्होंने कहा कि आगे आओ। उन्होंने कहा अब, तो उन्होंने कहा कि अब मैं 25 साल की हूँ, बैठी हुई हूँ, खाना बना रही थी चूल्हे पे। तो उन्होंने कहा और, उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरी बच्ची है कैलेस्ट्रा, जो कि अब रसेल है। तो उन्होंने कहा रसेल उसकी इस जन्म में भतीजी थी, वो ये रेफरेंस बता रही थी कि वो क्लेस्ट्रा मेरी गोदी में है जो कि अब रसेल है, इस जन्म में उसकी भतीजी। बोले अब मैं और कंफ्यूज। मीन्स जो हमारी लास्ट की 2-3 बुक्स में हम ये देखते आ रहे हैं कि जो सोल होती है वो अपनी फैमिली आसपास के आना अराउंड चाहती है। में कहीं रहती Yes. है। तो मतलब So ये that means that girl wanted again कैथरीन टू बी हर मदर। तो वो क्योंकि माँ के रूप में उसको नहीं प्राप्त कर पाई, किसी वजह से उसका समय हो गया होगा जन्म लेने का या कुछ भी, तो उसकी भतीजी बन गई, नीस। ओके। तो रसेल और बोले कि बट मतलब यस कनेक्टेड है सब कुछ कनेक्टेड। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो उन्होंने कहा रसेल और इसके बीच में, कैथरीन के बीच में बहुत जबरदस्त बॉन्ड था, जो कि रसेल और कैथरीन को कभी समझ में नहीं आया कि मतलब उतना स्ट्रांग बॉन्ड उसका अपनी माँ से नहीं था जितना रसेल से था, क्योंकि वो पिछले जन्म से चला आ रहा था, पास्ट लाइफ से आ रहा था। उन्होंने कहा कि ये कैलेस्ट्रा है जो कि अब, उसने तुरंत बताया जो कि अब रसेल है। उन्होंने कैलेस्ट्रा है जो कि रसेल है। उन्होंने कहा रसेल है, ये जानते थे रसेल को। उन्होंने कहा ओके। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे लगा कि मैं क्या करूं, तो फिर मैंने फटाफट उससे कहा कि तुम लाइफ में आगे आओ, अपनी डेथ के पास आओ जहाँ तुम्हारी डेथ हुई। तो उन्होंने कहा कि ये काफ़ी ठंडा हो रहा है, इट्स क्वाइट कोल्ड, एंड अचानक गांव में पानी भरना शुरू हो गया है, फ्लड आ गया है ज़बरदस्त, और मुझे अपनी बच्ची को बचाना है किसी भी तरीके से, और पानी भर रहा है, एंड ये पानी अब ऊपर आ रहा है और मैं डूब रही हूँ। बोले वो मतलब ऐसा बोलते बोलते उसकी आवाज़ में वो जो ग्लब साउंड होती है पानी में डूबने की, आवाज़ में वो होने लग गया। और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बच्ची को कस के पकड़े रखना है, लेकिन वो मुझसे छूट गई, नहीं बचा पाई। उन्होंने कहा कि मैं डूब रही हूँ, मैं डूब रही हूँ, ठुप, उसकी आवाज़ शांत हो गई। बोले अब मैं डर गया भाई, अब मैं क्या करूँ क्या नहीं, मतलब कई बार ऐसा भी हो जाता है, उस स्टेट में आदमी फिर चला गया, ख़त्म। फियर जो है डूबने का। यस, तो यहाँ से ये कनेक्ट हुआ कि उसको डूबने का डर था, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसने कहा कि फिर उन्होंने डॉक्टर साहब ने पूछा अब तुम कहाँ हो। मैंने बोला नाउ आई एम इन क्लाउड्स, अब मैं बादलों में आ गई हूँ, मेरी बच्ची मेरे साथ है, मेरे भाई मेरे साथ हैं, मेरे और गांव वाले भी मेरे साथ हैं, क्योंकि सब डूब गए और सब वहीं आ गए। तो द पॉइंट इज हम फिर मिल जाते हैं, हम बिछड़ते नहीं हैं कभी। और फिर खुश, उसे अब लग रहा है कुछ नहीं है, मतलब वहां पे वो इतना दुख, इतना तकलीफ, मेरी बच्ची बचानी है, मुझे छोड़ना है, लेकिन क्या बचा। वो एक तरफ मतलब जब मर रही है तो जब वो बताते समय भी पानी जा रहा है गले में, स्वॉलो कर लिया, और वो है तो वो वाला अब भी उसको जब पानी में डूबती है तो वो याद आता है, इतना जबरदस्त पेन है, मतलब मृत्यु के टाइम का हाँ, पेन रियल में। और वो अभी भी बोलते समय भी, अब तो वो इस समय पानी में नहीं डूब रही, बट उसके बोलते समय वही साउंड आ रही है जो पानी में उसकी लग रहा है कि पानी में डूब रही है। इतना तगड़ा असर है कि वो अभी भी उसको पानी से ऐसा डर लगता है कि जैसे ही पानी देखती है उसे लगता है डूब जाएगी, सपना भी वही आता है कि मैं पानी में डूब रही हूँ। एंड सडनली एक मोमेंट के बाद जैसे ही क्या हुआ, सोल आपकी निकल गई। तो नाउ आई एम इन क्लाउड्स, अब कौन, आई एम इन क्लाउड्स, मतलब मैं हूं,
बॉडी नीचे रह गई और सब आ गए, सारे गांव वाले आ गए, मेरी बच्ची अब मेरे पास है। वो सीधे कहती अब मेरी बच्ची मेरे पास है। ऊपर सब, क्योंकि सब एक साथ मर गए ना, एक साथ मर गए तो वहां फिर मिल गए। मीन्स कि लाइफ के बाद अगर डेथ है तो डेथ के बाद भी लोगों से मिलना संभव है। मतलब डेथ एक्चुअली है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं कि जिसे तुम मरना कहते हो उसे शरीर का बिछड़ना जानो, शरीर से प्राण का निकलना जानो, जिसको तुम मरना कहते हो। मरना, मृत्यु जैसी कोई चीज एक्चुअली है ही नहीं। देयर इज नो डेथ एट ऑल। हमने शरीर के से आत्मा के प्राण के निकल जाने का नाम मृत्यु रख दिया है, बस। दैट्स द ओनली ट्रबल। ये तो इनका वर्क है। इसके बाद फिर उसकी इस स्थिति में सुधार आया, फिर और बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें, ये फ्लड वाली स्थिति में सुधार आ गया, सपना बंद हो गया। बट कुछ टाइम के बाद फिर उससे कुछ और प्रॉब्लम्स हुई। तो पूरी किताब है 175 पन्ने की, कि उसमें और पास्ट लाइफ में कई सारी पास्ट लाइफ्स देखी कि किस में क्या प्रॉब्लम थी, क्या सारी चीज़ें थी। और उसमें बीच बीच में ऐसा अनयूजुअल कुछ चीज़ें हुई जो अचानक वो बताते बताते मैं ये हूँ कुछ और बात बताने लगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तुम अपनी लाइफ के बारे में बता रही हो, ये कौन कह रहा है? तो वो कहती है देवात्माएं। उन्होंने कहा कि किसके लिए? तुम्हारे लिए? वो कहते नहीं, ये आपके लिए है। मतलब उसके उसमें आकर जब वो ट्रांस स्टेट में है तो देवात्माएं कनेक्ट करके और डॉक्टर ब्रायन को संदेश दे रही हैं। एंड ही इज अ फॉरेनर साइंटिस्ट। Yes, he is a foreigner scientist, or doctor, still he psychiatrist. Yes, he is still alive. Yes, yes. And he believes in these kind of devduts and gods. देवदूत एंड गॉड्स में बिलीव करने का उनके पास कोई, मतलब ना बिलीव करने का उनके पास कोई रास्ता ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उनके पास टेप्स हैं रिकॉर्डेड कैथरीन के। कैथरीन, एंड हम कई बार कहते हैं ना कि हमें कैथरीन believe उनको नहीं संदेश होता, दे रही हमारी है। अपनी जो बुक्स हैं और Yes. उसमें जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम Right. कहते हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ। तो वहां पे कैथरीन उनसे बोल रही है, संदेश दे रही है। तो वो कह रहे हैं कि ये कौन कह रहा है, कौन है? तो उन्होंने कहा देवात्माएं। उन्होंने कहा किसके लिए कह रही हैं? तो कहती है ये संदेश आपके लिए है, दिस इज फॉर यू। और ऐसा 2-3 बार हुआ। अब डॉक्टर ब्रायन को इंटरेस्ट आने लगा, उन्हें ये होने लगा कि यार ये अगर चली गई तो मुझे और संदेश नहीं मिलेंगे आगे के। तो लेकिन वो जाती है, भाई पेशेंट को आप अपने आप से तो बुला नहीं रहे, जाती है, फिर कुछ टाइम फिर आती है, उसे कुछ और लगता है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट हो चुका था उसका लगभग, लेकिन उसे फिर कुछ प्रॉब्लम होती है। बिकॉज आपको अगर कुछ संदेश किसी को देना है तो वो भेजेंगे फिर उसके माध्यम से, फिर उसे खुद प्रॉब्लम होने लगती है, फिर आती है कि मुझे एक और सेटिंग चाहिए, फिर बताते। तो पूरा बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है, 175 पेजेस की बुक है, आप पढ़ सकते हैं, PDF इज अवेलेबल। या दिस इज नॉट अ रिसर्च, दिस इज, आप ये कह सकते हो ये तो इंसिडेंटल है, ये तो अपने आप करना ही नहीं चाहते थे। ये तो पहले तो इनके रोंगटे खड़े हो गए कि मैं करूं क्या। उसके बाद तो फिर इन्हें आदत हो गई, कैथरीन को भी पता चल गया, फिर तो ये इन्होंने कई सारी सिटिंग्स की, और बट उसके पहले तो ऐसा था ही नहीं। एंड वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं चेंज किया, मैंने सिर्फ वो टेप्स लिखे हैं। तो ये तो इनका अनइंटेंशनल था। डॉक्टर माइकल न्यूटन ने बहुत सारे लोगों को हिप्नोटिज्म में ले जाके करेक्ट किया है, पास्ट लाइफ हीलिंग की है। तो उसमें बहुत सारे लोगों को वो जब ले गए तो वो कहते हैं कि यहाँ पे एक सुरंग सी है, मैं उससे आगे निकल रहा हूँ। फिर वो पूछते हैं तो वो कहते हैं कि क्या दिख रहा है तुम्हें, अभी निकल पाए नहीं निकल पाए? तो वो कई लोग सुरंग बताते हैं, कई लोग बादलों का दरवाज़ा बताते हैं, कई लोग ये बोलते हैं कि मुझे अभी भी चिंता है कि मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो चिंता कुछ दूर तक आत्मा को सताती है। कुछ लोग फिर ये भी बताते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक झटके में निकल जाते हैं, मतलब यहाँ से निकले और आगे चल दिए। ज़्यादातर लोग अटैच रहते हैं जो अपने, सब में यही है। ने जितना भी लिखा हाँ, सब में यही हो। उसमें भी जब उन्होंने लोगों को हिप्नोटाइज किया तो उन्होंने कहा कि लोग ज़्यादातर, मतलब 99% लोग अटैच रहते हैं, वहीं घूमते फिरते रहते हैं और बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाते हैं। उन्होंने कहा बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सीधा आगे बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। तो उसमें बहुत सारे वर्णन हैं कि आकाश गंगाओं के छोर पर ऐसा है, स्वर्गलोक है, ऐसा है, वैसा है, सुरंग है। मतलब हाँ, हर जगह न्यूटन ने ये चीज माना है कि हाँ, आप किताब पढ़ सकते हैं, ये तीनों किताबों जो मैंने, लाइफ बिटवीन लाइफ्स और आपका ये जर्नी ऑफ सोल एंड ये इनका रिसर्च वर्क है। हाँ, अब नाउ द क्वेश्चन कम्स, इफ यू बिलीव, अगर आपका बिलीफ सिस्टम कहता है तो आप जो ग्रंथ गुरुदेव ने लिखे हैं, जो उससे पहले पुराण लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, यू वुड बिलीव एवरीथिंग। इफ़ यू डिनाई, यू कैन डिनाई एवरीथिंग। कहाँ है वो टिप्स, मुझे सुनाओ। मतलब इफ़ यू वांट टू डिनाई, सो यू कैन डिनाई एवरीथिंग। और कि ये तो किताब लिखी हुई है, मैंने तो वो टेप सुना नहीं है। सो
अगर इतना इंटरेस्ट है तो वी कैन गो टू डॉक्टर ब्रायन एल्विस, अपॉइंटमेंट लें, अगर वो दे दें, वो टेप सुनवा दें, है ना। माइकल न्यूटन तो अब रहे नहीं 2016 में, हो सकता है उनका भी जहाँ रिसर्च वर्क होगा तो वो सारी चीज़ें हैं। बट द पॉइंट इज, एक साइकियाट्रिस्ट को क्या पड़ी है ये पूरी ऐसी बुक लिखने की, जो खुद कह रहे हैं कि भाई मेरे तो इस पे लाइफ पे पूरा रिस्क हो जाएगा, मेरे करियर पे रिस्क है कि मैं इस तरह की चीज लिख रहा हूँ, तो मेडिकल साइंस इसको कैसे लेगी और मुझे फिर कैसे लिया जाएगा। एंड वो इवन हिंदुइज्म से बहुत दूर है। हाँ, वो तो कैथोलिक, कैथरीन वाज कैथोलिक एंड वो भी कैथोलिक ही थे। सो उन्होंने पहले उन्होंने बोला कि मैंने उसके पहले रिलीजन को देखा कि रिलीजन के लिए उसका कैसा बिलीफ है, तो उन्होंने कहा नहीं, कैथोलिक में उसकी पूरी मान्यता है, सारी चीज़ें अपने रिलीजन को मानती है, सब कुछ, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, राइट। तो उन्होंने एक का एग्जाम्पल लेके बताया है और डॉक्टर माइकल न्यूटन ने बहुत सारी लाइफ्स का एग्जाम्पल लेके बताया है। सेडेंटरी सरेंडर के कोर्सेज तो इंडिया में भी चल रहे हैं, आप सेडेंटरी सरेंडर का कोर्स कर सकते हैं, सर्च करें आपको मिल जाएगा। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने किया हुआ है, तो वो करते हैं एंड वो पास्ट लाइफ हीलिंग को कमिट करते हैं कि हम पास्ट लाइफ में जाके जो ऐसी चीज़ें हैं जो करेक्ट नहीं हो पा रही हैं, इवन इसी रिसर्च के ऊपर आज की डेट में ये कहा जाता है कि बच्चों का सारा जो बच्चों का या हमारा किसी का भी डेवलपमेंट है वो सारा 5 साल की उम्र तक है। हम जो कुछ सीखते हैं वो 5 साल की उम्र तक सीखते हैं, बाकी सारी लाइफ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि वो जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। कहते सपोज अगर आपने एक बच्चे का रिजल्ट आया, सपोज 3 साल की उम्र में कुछ भी, और पुअर रिजल्ट आया, तो आपने उससे कह दिया कि जाओ तुम तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखिए बाद में कैसे होगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई कि तुम कुछ नहीं कर सकते। उसे लाइफ में जब भी कोई बड़ा काम ऑफर होगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कोई दायित्व का, वो हमेशा डरेगा। उसके मन में एक वो रहेगा, अरे यार मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो बिठा दिया है उसके माइंड में कि तुम कुछ कर नहीं सकते। सो हमेशा 5 साल की उम्र तक एनकरेज करना चाहिए, तुम सब कुछ कर सकते हो, यू आर डिवाइन सोल, यू हैव ऑल द पावर्स, या जो हम कहते हैं कि भाई तुम तो परमात्मा का अंश हो, तुम तो भगवान स्वरूप हो, तुम्हारे पास सारी शक्तियां हैं, तुम्हें डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें। जबकि लोग ऐसा करते नहीं है, ज़्यादातर बच्चों में, हाँ तुमसे नहीं होगा, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, ये नहीं, नो। ऑलवेज उनके क्वेश्चन को आंसर करिए, उनकी क्वेरीज को आंसर करिए, उनको बढ़ावा दीजिए। कोई भी किसी भी चीज़ पे मत कहिए कि ये तुम्हें समझ में नहीं आएगी। कई बार जब फिर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ रहे होते हैं तो हम इसलिए कह रहे होते हैं हमें समझ में नहीं है, क्योंकि हमें बचपन में समझाया गया कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। दैट्स द इशू, राइट। सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन विद दीज 2 रेफरेंसेस और up to your satisfaction level? Yes, ये जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं हमारे साहित्य गुरुदेव के, यानी कि अगर हम इन पे ट्रू बिलीव्स रखें तो शायद हमारा जो इतना भी पास्ट का फियर है वो अपने आप कहीं ना कहीं से। बिल्कुल, आप ये समझिए कि जो फियर है, जो एक मौत का डर है, कभी अगर गाड़ी एकदम ऐसे हेड ऑन कोलिजन होने वाला चा से आके रुके, अंदर तक रूह कांप जाती है ना, जिसको कहते हैं रूह कांप जाती है। तो वो क्यों कांप जाती है? एक्सीडेंट तो हुआ नहीं, चोट तो लगी नहीं, किस बात पे रूह कांप गई? मरे तो हम हैं नहीं, हम तो जिंदा हैं। और मरने का इतना डर क्यों है? क्योंकि आपकी जो ये सटल बॉडी है, राइट, तो इसमें प्रॉपर गीता में एक्सप्लेन किया भगवान श्री कृष्ण ने कि उसके 24 अवयव हैं, 24 कंटेंट तत्व हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों के 5 कर्म हैं, कर्मेंद्रियों के 5 कर्म हैं, ये हो गए 20। फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कहते हैं इन 24 में से भी तुम नहीं हो, तुम 25वें हो। लेकिन ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, ये सूक्ष्म शरीर का पार्ट है और ये ट्रांसफर होता है। और ये जब हम मरते हैं, मरने का जो एपिसोड होता है वो ट्रांसफर कैसे हुआ कैथरीन की लाइफ में, वो कैसे वो डूबने का उसको वो लग रहा है, क्योंकि जो चित्त है उस पे ये सब कुछ रजिस्टर होता जाता है, चित्रगुप्त, वहाँ सब कुछ रजिस्टर रहता है। तो वो जो पेन है, वो जो पीड़ा है, वो जो एक्सपीरियंस है मरने का, वो वहाँ रजिस्टर रहता है। इसलिए हम जन्मने के बाद फिर से वो चीज़ झेलना नहीं चाहते, हम वो मर नहीं पाते, हम मरना इसलिए नहीं चाहते, राइट। और वो हमें जो लाइफ बिटवीन लाइफ्स है जो उन्होंने लिखी है माइकल, वो हमें याद नहीं रहता कि वो कितनी पीसफुल है, वो कितना बढ़िया है। आई मीन क्लाउड्स, मैं स्वर्गलोक में हूँ, मैं लाइट्स में हूँ, यहाँ कितना चमक है, ये सब अलग अलग उसमें लोगों ने लिखा है, यहाँ इतना चमक है, इतना ऐसा है, ऐसा। वो हम भूल जाते हैं। वो हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि वो चित्त पर रजिस्टर नहीं हो पाता, वो मरने वाला एक्सपीरियंस चित्त पर रजिस्टर हो जाता है।
इसको करने के लिए हमें प्रॉपर ट्रांस में, समाधि में जाके रियलाइजेशन वाली स्टेज में आना पड़ता है, तब हम पास्ट लाइफ देख सकते हैं। हमारे कुछ साधकों ने भी ऐसा लिखा था कि हमने पास्ट उसमें जाके अपनी पास्ट लाइफ देखी हैं ध्यान में जाके। तो ध्यान में मतलब ध्यान में आप समाधि वाली लेवल तक पहुंचेंगे तब आप उसको जाकर देख सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए, जब हमारे पुराणों में आता है कि रावण ने तपस्या की या किसी राक्षस ने तपस्या की, तो वो हमेशा अमर होने का ही वरदान क्यों मांगता है? हम काहू के मरे न मारे, हम मरे नहीं, सब कुछ सही है, मरे नहीं, क्योंकि वो मरने की तकलीफ वो शरीर झेलना नहीं चाहता, और वो चित्त पे वो लिखी हुई है कि कितनी तकलीफ होती है, जबकि एक्चुअल में तो वो बॉडीली इंजरी है, बॉडी की तकलीफ है, और जैसे ही आप उससे निकलते हैं फिर एवरीथिंग इज गुड, और हम मिल सकते हैं, लोग मिल जाते हैं, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ पीसफुल है। लेकिन वो जो इंस्टेंस है उसको हम क्रॉस नहीं करना चाहते। यानी कि अगर हमारी फैमिली से कोई जा चुका है तो हमें नहीं शोक करना चाहिए, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि हम फिर से मिल जाएं। हम इस मतलब जन्म में किसी से मिले हैं, जैसे उन्होंने कहा कि वो बेटी थी उनकी पहले, इस जन्म में भतीजी है, राइट। इवन ऐसा भी हो सकता है कि इस जन्म में कोई आपकी पत्नी है, किसी जन्म में बेटी रही हो, किसी जन्म में माँ रही हो, किसी जन्म में बहन रही हो, और किसी जन्म में कोई ना रही हो, राइट। सो ये वो है। और आप जब वो मेरी लाइफ मेरी मास्टर्स वाला भी देखेंगे तो वो जो बार बार वो उसमें भी आता है ना, गुरुदेव भी लिखते हैं कि ज़्यादातर जो स्त्री है वो स्त्री के रूप में जन्म लेती है, जो पुरुष है वो पुरुष के रूप में जन्म लेता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो मन बुद्धि चित्त अहंकार में वो डिफरेंस बना रहता है। बहुत रेयर ऐसा है, वो अपने इतनी लाइफ्स में अपनी 83 लाइफ्स का उसने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, उसमें सिर्फ 2 बार वो पुरुष बनी है, बाकी सब में वो फीमेल रही है, ऑल एवरी टाइम। तो आप लगभग जनरली उसी में रहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वो स्टेज वैसी ही हो जाती है, आप वही मानने लगते हैं अपने आप को जब इतने टाइम तक आप उसमें रहते हैं। तो ये भी एक कंडीशन है, और ये सिमिलर है, ये गुरुदेव ने भी यही लिखा है कि स्त्री पुरुष का भेद बना रहता है, ज़्यादातर लोग वही रहते हैं। और हमारे जो साधक जिन्होंने लिखा था उसमें भी उन्होंने भी यही लिखा था कि मैं हर लाइफ में जो है वो फीमेल ही थी, तो एक आध को छोड़कर शायद। तो जनरली इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मृत्यु से इसलिए नहीं डरना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट डेथ, इट्स लाइफ आफ्टर लाइफ, इट्स लाइफ विदाउट द सटल बॉडी, बिना स्थूल शरीर की लाइफ है वो, राइट। हम मरने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम अपने आप को ये बॉडी मानते हैं, हम ये नहीं मानते कि ये जो बॉडी है ये हमें मिली है यहाँ पे कामकाज अपना जो भी है वो करने के लिए। तो ऑफ कोर्स बॉडी का वो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस लाइफ को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है। तो उसको हेल्दी रखना, उसकी देखभाल करना वो आपका कर्तव्य है, क्योंकि ये वाहन है चलने के लिए यहाँ पर। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि सेल्फ एनलाइटमेंट या फिर सेल्फ रियलाइजेशन, इसका माध्यम भी यही बॉडी है, इसका माध्यम भी यही बॉडी है। बिना इस बॉडी आप के वो भी स्पिरिचुअलिज्म को, अध्यात्म को अटेन भी इसी बॉडी से कर पाएंगे, लेकिन बॉडी की भूख अलग है, आत्मा की भूख अलग है। बॉडी की भूख खाना है, आप जो नॉर्मल अपना भोजन जो भी करते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, जिसका जो भी भोजन है वो करते हैं, उससे आत्मा की भूख नहीं मिट रही है। आत्मा की भूख है अच्छे विचार, आध्यात्मिक विचार, सत्संगति, अच्छे कर्म। और इसका अगर आपको प्रमाण चाहिए तो इसका प्रमाण आपको मिल सकता है। आप जरा सा भी अच्छा किसी के लिए कुछ करके देखिए, अच्छा लगेगा आपको। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन अच्छा लगता रहेगा, राइट। और हल्का सा किसी के लिए कुछ बुरा करके देखिए तो आपको कई दिन तक आपकी आत्मा कचोटती रहेगी। आत्मा अगर आप नहीं मानते तो कोई ना कोई कचोटता रहेगा, वो कोई ना कोई कौन है? आप कुछ बुरा करने चलते हैं, एक पेन भी चुराने चलते हैं या कुछ भी करने चलते हैं, तो कौन है जो रोकने लगता है? जिसका डर सता रहा होता है, पसीना पसीना हो जाते हैं, धुक धुक क्यों होने लगती है? क्योंकि कोई है ना अंदर जो अलग है, जो ये बॉडी से जो आप काम कर रहे हैं उसको रोक रहा है, मना कर रहा है। पर गुरुदेव वही कहते हैं कि पर हाय, हम उसकी पुकार अनसुनी कर देते हैं, हम सुनते नहीं। और सुनते शायद इसलिए नहीं है क्योंकि हम अलग अलग मानते ही नहीं हैं। दैट्स द पॉइंट। सो आई होप कि आपको आपके सवालों का जवाब आपके सेटिस्फेक्शन लेवल तक मिला होगा। एंड तो आज का वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो गया है। एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और आशा करेंगे कि फिर एक बढ़िया से अच्छे से टॉपिक के साथ आएंगे अगले वीडियो में।
ठीक है जी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन